हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है मानव संसाधन। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो हम लोग होते हैं, राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हम ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो अगर प्रश्न बनेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, तो 2015 में यह लॉन्च हुई थी और 2016 से 2020 के जो समय काल था उसके अंतर्गत 1 करोड़ भारतीय युवाओं को क्या करना था, प्रशिक्षित करना था। ये इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या का वितरण, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के केवल 30% भाग पर निवास करता है। तो जो जनसंख्या का 90% है वह केवल 30% भाग जो है क्षेत्रफल का उस पर निवास करता है, और जो जनसंख्या बाकी 10% बचती है वह पूरे 70% पर निवास करती है। मतलब कहीं जनसंख्या अत्यधिक विरल है और कहीं अति सघन है। आगे देखते हैं। इसमें आगे पॉइंट दिया गया है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। तो घने बसे क्षेत्र इसमें दिए गए हैं कौन कौन से हैं? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और विश्वतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। तो कहाँ कहाँ कम लोग रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र मतलब जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मरुस्थल मतलब क्या है, शुष्क प्रदेश होते हैं, गर्म होते हैं या फिर ठंडे हो सकते हैं। उच्च पर्वत, पर्वत में तो रहना वैसे ही मुश्किल होता है। और विश्वतीय वन, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ रहना मुश्किल है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अगला पॉइंट है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री जो है यही विषुवत वृत्त होता है, तो उत्तर में पृथ्वी के ज़्यादा लोग रहते हैं, दक्षिण में कम लोग रहते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा में उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो एशिया और अफ्रीका मिला लिया जाए, एशिया प्लस अफ्रीका अगर हम मिलाएंगे तो कितना लोग रहते हैं? लगभग कितने लोग? 75% लोग यहीं रहते हैं। 3/4 कितना होता है? 3/4 को अगर 100 से भाग करेंगे तो 25 या 75% ही तो होगा। तो एशिया और अफ्रीका में पूरे विश्व के 75% जो लोग, 75% से भी अधिक लोग निवास करते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। तो विश्व के 60% जो लोग हैं, विश्व की आबादी का 60% केवल 10 देशों में निवास करती है, और इन सभी देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं, और इन सभी देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पॉइंट्स कम है लेकिन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होती है? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एक संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 1 किलोमीटर का एरिया जो होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उसे जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगर पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो 51 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 51 लोग रहते हैं पूरे विश्व में अगर देखा जाए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात पूर्वी एशिया में है, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो अगर पूछा जाएगा विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं, और अगर मिलान करने में दे देगा, मतलब बनाने में दे देगा, तो पहला क्या हो जाएगा? दक्षिण मध्य एशिया, दूसरा हो जाएगा पूर्वी एशिया, उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है, और ये 2011 के जो सेंसस आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग भारत में रहते हैं। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है
कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में देख लेते हैं। पहला है भौगोलिक कारक। जनसंख्या वितरण जो होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला है भौगोलिक कारक। में पहला पॉइंट है स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या होती है कि जहाँ जो भूमि होती है वह प्लेन होती है, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो पहला पॉइंट यही बताया जा रहा है कि स्थलाकृति से भी जो वो होता है जनसंख्या वितरण होता है वो प्रभावित होता है। और जहाँ भूमि उच्चावच में होगी वहाँ लोग कम निवास करेंगे। जलवायु जहाँ सबसे उचित होगी लोग वहीं निवास करना चाहते हैं। और जहाँ अत्यधिक ठंडी या फिर अत्यधिक गर्मी पड़ती है लोग वहाँ निवास नहीं करते हैं, जैसे कि सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने वाले लोग। मृदा जहाँ उपजाऊ होती है लोग वहाँ ज़्यादा निवास करते हैं, जैसे कि देख लीजिए हमारे भारत देश में ही जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। चीन में ऐसे ही होंगही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ क्षेत्र में ज़्यादा लोग बसे हैं। जल की उपलब्धता जहाँ सबसे अच्छी होती है लोग वहाँ बसते हैं और मरुस्थल में कम लोग रहते हैं। खनिज निक्षेप जहाँ होंगे लोग वहीं ज़्यादा बसते हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरो की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज में ज़्यादा लोग वहाँ बस गए हैं। तो ये इसका उदाहरण है। तो भौगोलिक कारक कौन कौन से हो जाएंगे? स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज। आगे देखते हैं। आगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी होते हैं। आर्थिक कारक क्या होते हैं? जहाँ औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं, जैसे कि जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो बहुत ज़्यादा घने बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र अर्थात रोजगार ज़्यादा मिलता है। सांस्कृतिक कारक क्या होता है कि जहाँ एक संस्कृति के लोग रहते हैं लोग वहीं ज़्यादा बसना प्रयास करते हैं। मतलब जैसे देख लीजिए कि वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान में लोग ज़्यादा बसते हैं। मतलब वाराणसी जैसे कि हमारी धार्मिक राजधानी भी है तो यहाँ लोग ज़्यादा बसे हैं। सामाजिक कारण क्या होता है कि अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ ज़्यादा अच्छी होंगी वहीं ज़्यादा लोग बसते हैं, जैसे कि पुणे हो गया। तो इसके जो उदाहरण दिए गए हैं ध्यान रखिएगा, ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन इन जो कारकों के उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पुणे दिया गया है, यहाँ यरूशलेम और वेटिकन सिटी दिया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कि चीन में होंगही, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी, तो ये सब उदाहरण जो है रूस के ध्रुवीय प्रदेश, सारे उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जीवन प्रत्याशा क्या होती है। जीवन प्रत्याशा देख लेते हैं। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। मतलब कि किसी एक प्रदेश में जो औसत व्यक्ति होता है उनके जीवित रहने की जितनी आशा होती है उसी जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जैसे कि भारत की वर्तमान कितनी है? 67.5 है। मतलब कितनी आशा की जाती है? मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति की जीने की आशा की जाती है कि वह कम से कम इतना जिए, 67.5 वर्ष। तो यही है जीवन प्रत्याशा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का कहीं आते हैं कोई विशेष क्षेत्र से, या फिर कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। अगला पॉइंट है कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो एक देश का जो जन्म दर होता है और जो मृत्यु दर होती है उसी का जो अंतर होता है, उसका सब्ट्रैक्ट जो होता है वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे है अगला पॉइंट कि आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आप्रवास कहा जाता है। और उत्प्रवास क्या कहा जाता है? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति इसमें से एक कार्य करेगा तो दूसरा कार्य अपने आप हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब व्यक्ति एक देश को छोड़ेगा तो वह कहीं ना कहीं जाके तो बसेगा ही, तो अगर आप्रवास होगा तो उत्प्रवास भी होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? PYQ है, ये PYQ है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप्रवास क्या होता है कि जब व्यक्ति नए देश में जाता है, आप्रवास, इसको ट्रिक याद कर लीजिए। आ का मतलब आओ। तो जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आप्रवास। उत्प्रवास का उसका उल्टा हो जाएगा जब एक देश को छोड़ेगा कोई व्यक्ति। आगे देखते हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जनसंख्या से आर्थिक विकास पे कोई अंतर नहीं पड़ सकता। जैसे कि बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन आर्थिक रूप से दोनों विभिन्न हैं। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी देश की जनसंख्या से उसके आर्थिक स्तर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि बांग्लादेश और जापान देख लीजिए, दोनों अति घने बसे देश हैं। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। तो इसमें यह बताया जा रहा है किसी देश की जनसंख्या जो है वह प्रभावित कर सकती है, लेकिन आर्थिक विकास के स्तर से उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है
कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम होते हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनते हैं और प्रश्न कैसे बनेंगे कि किसी देश का पिरामिड जो है वह जन्म दर और मृत्यु दर दर्शा रहा है, उसमें क्या है, आधार उसका चौड़ा है और ऊपर तीव्रता की ओर संकरा होता जा रहा है। और इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि यह पिरामिड किस देश का हो सकता है, तो ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें केन्या दिया गया था, तो केन्या इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। और एक यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि उसमें इस पिरामिड की क्या विशेषताएं होंगी, तो उसमें यह हो सकता है कि बच्चे जन्म तो ले रहे हैं लेकिन शैशवावस्था में मृत्यु हो जा रही है, जैसे कि केन्या का पिरामिड दिया गया है कि आधार बहुत क्या है, चौड़ा है और जो ऊपर जाते जाते सकरा होता जा रहा है। ये है केन्या का पिरामिड। आगे देखते हैं, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। मतलब इसका क्या है कि अगर युवा अधिक होंगे तो ये क्या होगा, मजबूत और बढ़ती हुई श्रम शक्ति का क्या होगा कि वह दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। और इसमें क्या है कि इस प्रकार के पिरामिड कैसे होते हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इस तरह पिरामिड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आधार भी चौड़ा होता है और अंतर होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। देखिए बहुत धीरे अंतर होता है। और केन्या जैसे पिरामिड में क्या होता है कि इकट्ठा अंतर हो जाता है। आगे देखते हैं, कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा होता है और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धि आयु तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि देख लीजिए जापान का दिखाया गया है, जापान का पिरामिड भी पूछा गया था कि इसमें क्या होता है कि आधार शकरा होता है लेकिन क्या होता है कि जो वो होता है, जो शीर्ष होता है वह ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जन्म दर अधिक नहीं होती, जन्म दर कम होती, इसलिए कम है आधार, और आयु ज़्यादा लोग जीते हैं, मरते नहीं, मृत्यु दर कम है, इसलिए बाद में ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 60 to 69 में लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ देखिए कि 15 to 69 बहुत ज़्यादा लोग जीवित रह रहे हैं ना, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा होता है, उसके बाद लगभग समान हो जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा जीवित रहते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह ज्योग्राफी का पूरा सेशन बताइएगा कैसा लगा है, क्योंकि आज ज्योग्राफी की क्लास खत्म होगा और अब इसकी क्या होगी कि अब पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब क्या होगा, पॉलिटी क्लास स्टार्ट होगी। साथ ही एक और सजेशन दीजिए, क्या ये हिस्ट्री और पॉलिटी की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं उसके चैप्टर वाइज MCQ करवा दिए जाएँ क्या? बताइए, चैप्टर वाइज MCQ अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सजेशन को मानेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।